हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो को खत्म कर लिया था। आज हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो से शुरू करेंगे। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा व्यू आता है उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइए क्योंकि टीचिंग से सारा अपडेट और मटेरियल आपको वही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है। कहने का मतलब है जिसमें हाल फिलहाल में, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हाल फिलहाल में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कभी भी हो सकता है। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद हो जाए, हो सकता है 6 महीना बाद हो जाए। तो लेकिन ये संभावना है कि इसमें होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन कब होगा नो वन नोज। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, विसुवियस। विसुवियस कहाँ है? वो मध्य सागर में है। क्राकाटोवा कहाँ है? सुंडा जमरूबद्ध में। फ्यूजियामा जापान में और मेयन फिलीपींस में। आपको हो सकता है कि ऐसे पूछ दे कि क्राकाटोवा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, तो आपको कहना होगा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो जापान में है। देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी वो पूछेगा इसी तरह का अटपटांग क्वेश्चन पूछता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्पल भी 1-2 बार लिख के ध्यान में रखिए। अगला है शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। कह रहा है कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अतीत काल में कभी वो उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी होने की संभावना क्या है? नहीं है, नहीं के बराबर है। तो उसको क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। ऐसे भी जान लीजिए, शांत आदमी किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी तरह का गुस्सा नहीं होता है। उसी तरह ज्वालामुखी भी वो शांत कहलाता है जिसमें उद्गार नहीं हो और भविष्य में उद्गार नहीं होगा। इसके उदाहरण हैं, इसके क्या उदाहरण है? कोह सुल्तान एवं देवबंद कहाँ पे है? ईरान पे है। पोपा कहाँ है? म्यांमार में है। किलीमंजारो अफ्रीका में, ये तो कम से कम आप याद ही रखिएगा, बहुत फेमस है। किलीमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। चिम्बराजो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। हो सकता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन बन जाए कि किलीमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा है कि किलीमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कुल जितना भी सक्रिय ज्वालामुखी है ना, उसका अधिकांश है, मैक्सिमम पार्ट कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। आपको पूछ देगा कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक किसको कहते हैं? तो प्रशांत महासागर के परिमेखला को कहते हैं। आगे है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो अमेरिका और एशिया के तटीय क्षेत्र जो है वहां पे स्थित है। याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है गेसर। देखिए, गेसर क्या है? बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल और वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर को आप गीजर से याद रखिए, गीजर से पानी निकलता है। उसी तरह ग्लेशियर भी क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो जो दरार होते हैं, चट्टानों में जो दरार होते हैं, सुराग होते हैं, उससे क्या होता है? जल और वाष्प निकलने लगता है। तो यही जो जल और वाष्प निकल रहा है उद्गार के समय, उसी को क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। ये कहाँ पे है? यूएसए में है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है। याद रखिएगा। फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था में, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम अवस्था मतलब वो निकल गया पूरा, लास्ट में क्या होता है के प्रतीक हैं। ये क्या प्रतीक हैं? ज्वालामुखी, ये फ्यूमारोल्स जो है किसका प्रतीक है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है। आपको पूछा जाएगा कि फ्यूमारोल्स जो है, धुआरे जो है, वो किसका प्रतीक है? तो ये अंतिम अवस्था, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था का प्रतीक है। याद रखिएगा। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। इससे क्या निकलता है? गैस और जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। गंधक युक्त धुआरों को क्या कहते हैं? ये धुआरा जब गंधक युक्त रहता है, उसमें गंधक मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10,000 किसको?
क्वेश्चन ये बन जाए कि अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसको कहा जाता है, तो यहाँ देखिए अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। आपका आंसर होगा कि अलास्का का जो कटमई पर्वत है उसे क्या कहा जाता है, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान द्वारा एवं न्यूजीलैंड का प्लेंटी की खाड़ी में स्थित वाइट द्वीप भी द्वारों में के लिए प्रसिद्ध है। ये तो स्थान जो है ये भी क्या है, द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। आप उतना याद मत रखिए, लेकिन ये सब ध्यान में रखिए थोड़ा सा, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इसको कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से अटपटा क्वेश्चन आजकल बीपीएससी। देखिए आगे क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। कोटापेक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कोटापेक्सी है कहाँ, तो इक्वाडोर में है। क्या है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत ज्वालामुखी है। क्या कह रहा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटापेक्सी है, और उसकी ऊंचाई है कितना, तो 19,613 फीट है। कितना है, याद रखिएगा 19,613 फीट है। दूसरा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है। एंडीज पर्वतमाला के अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो नाम क्या है, एकांकागुआ है। और ये किस पर्वतमाला पर स्थित है, तो ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 6960 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 6960 मीटर है। आप ऊंचाई नहीं तो कम से कम ये तो याद ही रखिए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है, एकांकागुआ। ये सब फेमस है। आगे वाला कॉन्सेप्ट है भूकंप। ध्यान से देखिए, इस बार पीआरटी में भी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं, तो 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन सब होते हैं, अस्थाई अथवा पी तरंगे, द्वितीय अथवा एस तरंगे, और सतही अथवा एल तरंगे। 3 तरह के तरंगे हैं। देखिए क्या सब है, सब प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरता है। क्या कह रहा है, पहले देखिए, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों माध्यम से ये गुजरेगा पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये जो तरंगे, जो भूकंप उठेगा, ये जो पी तरंगे बनेगा, तो ये पृथ्वी के अंदर जितना भी माध्यम है ना, सब माध्यम से होकर गुजरेगा, ठोस, द्रव, गैस व सब माध्यम से। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका औसत वेग कितना है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। ये जो गति है वो सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। इसलिए पी तरंगे क्या होता है, सबसे पहले पहुंच जाती है। आपको पूछा जाएगा कि एस पी एल में सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, पी तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग कहता होता है, नतोदर मार्ग होता है। याद रखिएगा, द्वितीय अथवा एस तरंगे, सेकेंडरी और एस वेव्स क्या है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ये क्या किससे होकर गुजरती है, ठोस माध्यम। जिस तरह ये क्या था, प्राइमरी जो था, पी वेव्स जो था, ये क्या था, सब माध्यम से गुजर रहा था। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम एस वेव्स का बात करेंगे ना, ये सब माध्यम से होकर नहीं गुजरेगा, ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरेगा। और इसका औसत वेग भी देखिए कम है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि इसका कितना है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, देखिए सतही वेव या एल वेव्स कहते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। धरातलीय या लंबी तरंगों वाला वेग के नाम से भी किसको जाना जाता है, एल वेव। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि लंबी तरंगों वाला वेव के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो एल वेव्स को पुकारा जाता है। याद रखिएगा, इन तरंगों की खोज एच डी लब ने की थी। इनका खोज कौन किया था, एच डी लब ने किया था। इन्हें कई बार लब वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछ दे कि लव वेव्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो एल वेव। याद रखिएगा, एल से लव, एल से एल वेव। ठीक है, तो लव वेव के नाम से किसे बनाया जाता है, एल वेव को। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल वेव को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स भी है। अगला नाम आर वेव भी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एल वेव को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा आर वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंग मुक्त धरातल तक ही सीमित रहते हैं। ये क्या रहता है, धरातल तक ही सीमित रहता है। यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरता है।
गुजर सकता है। एल वेव जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है। इनका चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। सतही तरंगे क्या होता है? अत्यधिक विनाशकारी। तो अत्यधिक विनाशकारी कौन सा तरंग होगा? एल वेव्स होगा। और ये सबसे स्लो होता है। सबसे ज्यादा कौन होगा? पी वेव होगा, उसके बाद एस वेव होगा, उसके बाद एल वेव होगा। ये बात याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। कहने का मतलब है कि भूकंपीय तरंगों को आप कैसे मापेंगे? तो सिस्मोग्राफ की मदद से मापेंगे। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। क्या सब तथ्य निकलता है? कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। देखिए, जितना भी भूकंपीय तरंग है ना, वो अधिक घनत्व वाले पदार्थ में जब गुजरेगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और जैसे कम घनत्व वाले पदार्थ में गुजरेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ उनका वेग कम होता है। केवल जो प्राथमिक तरंगे हैं, प्राइमरी तरंग ही पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। ये देखिए, केंद्रीय भाग से गुजरता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कौन सा वेव जो है वो पृथ्वी की तरंग से होकर गुजरता है, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी वेव जो है वह केवल पृथ्वी के तरंग से होकर गुजरता है। बाकी कोई भी पृथ्वी के तरंग से होकर केंद्र से होकर नहीं गुजर पाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए। अगला कह रहा है गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। गौण तरंगे क्या होता है? द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकता है। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ये सब कुछ पॉइंट है जो एल तरंगे धरातल के पास ही चलती हैं। केंद्र का बात होगा तो वहाँ सिर्फ क्या गुजरेगा? पी वेव गुजरेगा। एल तरंगे किसी भी माध्यम से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित या अपवर्तित होती हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या पी, एल और एस तरंगे जो गुजरती हैं उसमें परावर्तन या अपवर्तन होता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होता है। जब वो किसी भी माध्यम से गुजरती हैं तो परावर्तन और अपवर्तन का सहारा लेते हुए ही गुजरती हैं। केंद्र किसे कहेंगे? भूकंप के उद्गम स्थान को केंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम स्थान को, अंदर वाला बात हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला बात नहीं हो रहा। भूकंप जहां अंदर में स्टार्ट होता है ना, पहला पॉइंट जहां से भूकंप उतरता है, निकलता है, वहीं उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस, एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र के पास जो है तीनों तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। ये अपना मार्ग बदलकर किस मार्ग पर गमन करता है? ये अवतल मार्ग पर गमन करता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दें कि पृथ्वी के अंदर ये तरंगे किस मार्ग पर गमन करती है, तो अवतल मार्ग पर गमन करती हैं। ये बात याद रखिएगा। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर दूरी, कितना धरातल से कितना? 11,000 किलोमीटर दूरी पर पी और एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग जिसको कोर कहता है पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। आपको पूछा जाएगा कि केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर कौन सी तरंगे लुप्त हो जाती हैं, तो एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं। अपरिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाता है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। 11 से 5,000 के बाद क्या होता है? लगभग कोई भी तरंग नहीं पहुंचता है। इसी क्षेत्र में छाया क्षेत्र कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपका होगा कि केंद्र से 11 किलोमीटर के बाद लगभग 5 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचता है। केंद्र से क्या होता है? 5 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचता, तो वहां पूरा खाली हो जाता है। वही खाली वाला क्षेत्र को जहां कोई तरंग नहीं था उसको क्या कहते हैं? शेडो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडो जोन कहते हैं। अगला वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया गया है कि एपी सेंटर या अधिकेंद्र किसे कहते हैं? एपी सेंटर किसे कहेंगे? भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जहां पे केंद्र था, ये था केंद्र बना, भूकंप उठा, उसके जस्ट ऊपर पर पृथ्वी पे जहां आएगा ना, वो पृथ्वी पर पहला पॉइंट, ये ऐसा याद रखिए कि अंदर से ऊपर आके पृथ्वी पे वो पहला जहां पे हिट करेगा, पृथ्वी पे जहां हिट करेगा वही क्या हो जाएगा? उसका एपी सेंटर हो जाएगा भूकंप का। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो सबसे पहले कौन सी पहुंचती हैं? प्राइमरी वेव्स, पी तरंगे पहुंचती हैं। आपको पता होगा कि पी तरंगे का क्या है? स्पीड भी सबसे ज्यादा है। आपको इस तरह से भी दे सकता है, पी, एस और एल तरंगों के बीच में स्पीड में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कीजिए, भी हम आपको बता दिए। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो बाकी लोगों से आपको अलग करेगा, तो ध्यान से देखिए। अगला कह रहा है कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया है कि ऐसा मापी यंत्र बताइए जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो किससे मापते हैं?
भूकंप लिखिए। सिस्मोग्राफ आप याद रखिए, सिस्मोग्राफ बहुत फेमस है। सिस्मोग्राफ से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसके 3 स्केल हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, ये 3 तरह का स्केल है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन रिक्टर स्केल जो है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1935 द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर, याद रखिएगा। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। आपको पूछ सकता है कि रिक्टर स्केल जो है उसका पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से लेकर 9 तक होता है, याद रखिएगा। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। आपको पूछ सकता है कि पहली इकाई की तुलना में अगला इकाई कितना गुना तीव्रता रखता है, तो 10 गुना तीव्रता रखता है, ये याद रखिएगा। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। आप देखे होंगे कि जब भी भूकंप आता है तो क्या कहता है, स्केल कितना का भूकंप आया था, तो 6.8 का, 6.5 का, 7 का तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो गया। तो यह बात याद रखिएगा कि ये कहाँ से 2 और 3 ये जब दिखा रहा, अगर आप एग्जाम में आ जाएगा कि किसी भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पे रिक्टर स्केल में 3 दिखा रही है, तो ये बहुत विनाशकारी होगा, यह हल्का भूकंप होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? हल्का होगा। जबकि 6.2 या 6.5 वाला भूकंप कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा कि बहुत तीव्र और शक्तिशाली भूकंप होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विभिन्न स्थलाकृतियाँ। अब आ गया फिजिकल वाला, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती है। निर्माण के आधार पर वो कैसा बनावट है, वो कैसे बना है, इसके हिसाब से स्थलाकृतियां कितने तरह के हैं? 3 तरह का है। पर्वत है, पठार है और मैदान है, यही 3 तरह का स्थलाकृतियां हो सकता है। इसके अलावा और दूसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत क्या होता है? 4 तरह का होता है। ब्लॉक पर्वत होता है एक, दूसरा अवशिष्ट, तीसरा संचित और चौथा वलित होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन, दूसरा हो गया रेजिडुअल माउंटेन, तीसरा एक्यूमुलेटेड और चौथा फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक माउंटेन, ये सब आप दिमाग में बैठा लेंगे ना, अच्छा क्वेश्चन आपसे चुटकी में निकल जाएगा। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है। ध्यान से देखिए, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, भ्रंश मतलब छेद के कारण, चट्टान मध्य में नीचे धंस गया और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। भ्रंश मतलब ब्लॉक वाला, ऐसे नीचे वाला भाग नीचे धंस गया और बाकी वाला क्या होगा? ऊपर उठ गया, प्रतीत होते हैं, उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच के धंसे हुए भाग को रिप्ट घाटी कहते हैं। बीच में धंसा हुआ है, दोनों तरफ उठा हुआ है, ऐसे होता है ना, बीच में गड्ढा है, दोनों साइड उठा हुआ है, तो जब दोनों साइड उठा हुआ है, बीच में जो गड्ढा है उसको क्या कहेंगे? रिप्ट घाटी कहेंगे। इन पर्वतों के शीर्ष समतल एवं किनारे तीव्र भ्रंश किनारों के कगारों से सीमित होते हैं। इसका शीर्ष क्या होता है? समतल होता है, लेकिन जो किनारे होते हैं ना, तीव्र भ्रंश कगारों जैसा होता है। इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण आप इतना याद नहीं भी रखिएगा, तो ये याद रखिए बस कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण क्या है। ये देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है, और वोजेस कहाँ है? फ्रांस में है। तो ये तीनों आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये तीनों का एग्जाम्पल याद रखिए। आगे फिर हम लोग कल रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।